उसके बाद देखिए बात करेंगे यहां पर अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पे, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। मतलब आपको क्या करना है, नीचे यहां पर ना कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, जैसे उसने ये करा उसका ये हुआ, ऐसे कुछ यहां पर वर्ड्स प्रॉब्लम दी हुई हैं। सबसे पहले आपको यहां पर लीनियर इक्वेशन को जनरेट करना है, उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के मैथमेटिकल इक्वेशन में उसको जनरेट करना है। और जनरेट करने के बाद हमें उसका यहां पर सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको हमें बाय एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना है। कहानी समझ आई? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहां पर एक वर्ड प्रॉब्लम होगी, मतलब एक स्टेटमेंट लिखा होगा। उस स्टेटमेंट को पढ़ के पहले हम लोग यहां पर अपनी कंडीशन को जनरेट करेंगे, अपनी इक्वेशंस को जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद अगर यहां पर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट करने के बाद हम लोग उसको यहां पर सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टार्टिंग करते हैं पार्ट सेकंड की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड का, और वो यहां पर है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहां पे न्यूमरेटर में 1 को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। एक फ्रैक्शन जो है वो 1 तक रिड्यूस हो जाता है। इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 बन जाएगा if we only add 1 to the denominator। अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 को ऐड करेंगे तो वो 1/2 बन जाएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो आपको बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन की कहानी में देखिए, उसने आपसे पूछा क्या है, वो आपसे पूछना चाहता है कि बताइए यहां पर फ्रैक्शन क्या है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, वो फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है। और मैथमेटिक्स की खास बात ही यही होती है कि यहां पर हमें जो चीजें नहीं पता होता हम लोग उसका नाम देते हैं। जैसे मैं लेट कर लेता हूं सबसे पहले कि जो भी मेरा यहां पर फ्रैक्शन है, जो भी मेरा यहां पर फ्रैक्शन होगा, आपको पता है फ्रैक्शन एक ऐसी चीज है जिसे डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं यहां पे लेट कर लेता हूं कि जो मेरा फ्रैक्शन है उसको मैं x/y की फॉर्म में लिखता हूं। मैं अपने फ्रैक्शन को x/y की फॉर्म में लिख दे रहा हूं। सिर्फ इतना सा काम करा मैंने अब तक क्या करा, मुझे क्वेश्चन की कहानी में फ्रैक्शन फाइंड करना था, फ्रैक्शन के बारे में ही नहीं पता था, मैंने फ्रैक्शन को ही नाम दे दिया कि भाई वो फ्रैक्शन जैसा भी होगा वो डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ होगा। और डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ होने का मतलब मैंने उसका नाम यहां पर x/y दे दिया। x/y में x हमारा न्यूमरेटर है और y हमारा यहां पर डिनोमिनेटर है। इतनी कहानी समझ आई? अब क्वेश्चन पर आ जाओ। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं, मैं आपको यहां पर याद दिला दूं, इस x/y में x हमारा न्यूमरेटर है और y हमारा यहां पर डिनोमिनेटर है। तो इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। देखो, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दोगे, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो एक फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। रिड्यूसेस टू 1 का मतलब है कि वो पहले कुछ भी हो सकता है, वो पहले 5 होगा, वो पहले 9/3 होगा, वो पहले 7/6 होगा, वो पहले कुछ भी हो सकता है। लेकिन रिड्यूस होकर वो अब मतलब कम होकर, जब आपने ये काम कर दिया कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये काम करने के बाद फ्रैक्शन पहले से कुछ भी होगा, लेकिन इस काम को करने के बाद फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। रिड्यूसेस टू 1 का मतलब पहले कुछ और था, अब रिड्यूस होकर, अब कम होकर कितना हो गया? 1 हो गया। तो कहानी थी कि इफ 1 ऐड टू द न्यूमरेटर, आपने न्यूमरेटर मतलब जो x है उस x में 1 को ऐड करा एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और आपका जो डिनोमिनेटर y है उसमें से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करा। तो ये 1 ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपका यहां पर फ्रैक्शन था वो रिड्यूसेस टू 1। पहले से कुछ भी होगा, फर्क नहीं पड़ता, अब रिड्यूस होकर कितना हो गया? वो रिड्यूस होकर 1 हो गया। तो ये इसकी कहानी है। भाई पहले हो सकता है मान लो 5 है, इसको सॉल्व करने पर पहले 5 आता होगा,
लेकिन जब आपने ये वाला काम करा तो अब यहां पर आंसर 1 आएगा। रिड्यूसेस टू 1 का मतलब है कि पहले से कुछ भी हो लेकिन अब रिड्यूस हो गया, अब कम हो गया, और अब कम होकर कितना हो गया, वो कम होकर 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। ये कहानी आई। उसके बाद है इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 बन जाएगा इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं करूंगा, न्यूमिनेटर हमारा x का एज इट इज x रहेगा, लेकिन अगर मैंने y में 1 को ऐड कर दिया, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर रहा है और डिनोमिनेटर में हमारा यहां पर y रखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग y को 1 में प्लस करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर 1/2 आएगा। इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 बन जाएगा जब आप डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करोगे, इफ यू ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम लोग यहां पर x और y की वैल्यू निकालेंगे और उसको उठाकर x ऊपर पुट करेंगे और y की वैल्यू को नीचे पुट करेंगे। अब समझिएगा, सॉल्व करने के लिए 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 लेट कर लेता हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई यहां होगी, आपके पास एक कंडीशन जनरेट हो जाएगी लीनियर इक्वेशन वाली, और उस लीनियर इक्वेशन को हम लोग बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। समझना, 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करोगे, x प्लस 1 ही आएगा। y माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो y माइनस का 1 आ जाएगा। अब आपको पता है x y वाले एक तरफ, कांस्टेंट वाले एक तरफ, तो प्लस के y को उठाकर इधर लाओ, ये माइनस का y हो गया। प्लस के 1 को उठाकर उधर ले जाओ, तो ऑलरेडी -1 था, एक 1 और आके उधर माइनस हो गया, तो -2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये आपके पास यहां पर एक कंडीशन आ गई। उसके बाद यहां पर आ जाओ, 2 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो 2x आ जाएगा, y प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो y प्लस 1 आ जाएगा। अब प्लस का y इधर आकर माइनस, तो 2x माइनस का y और इज इक्वल टू यहां बचा प्लस का 1। आपके पास ये दो कंडीशन आ गई। अब इन दोनों कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग यहां पर ये चेक करेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको मैं बता दूं कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता। आपके पास 3 रूल थे बेसिकली, मैं याद दिला देता हूं एक बार। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसके पास एक सॉल्यूशन है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो नो सॉल्यूशन है। यहां पर कहानी में देखने पर इसका सॉल्यूशन जब हम लोग निकालेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड से निकालते वक्त हमें दोनों इक्वेशन में से किसी एक को एक दूसरे के नीचे पुट करना होगा। तो एक काम करता हूं, ये लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और ये लिखा हुआ है आपका 2x माइनस का y और इज इक्वल टू प्लस का 1। अच्छा, एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने का रूल पता है। सबसे पहले आपके पास किसी भी एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, और कॉफिशिएंट सेम होने के बाद अगर वो दोनों सेम साइन के हैं, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस के हैं, तो आप उसका साइन चेंज करते हैं। अगर वो दोनों अपोजिट साइन के हैं तो आप उसके साइन को चेंज नहीं करते। जैसे देखिए, मैंने दोनों को उठा के एक दूसरे के नीचे इसलिए रख दिया क्योंकि x का कॉफिशिएंट सेम नहीं है। यहां पर x का कॉफिशिएंट 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, और यहां पर x का कॉफिशिएंट 2 है। तो भले ही x का कॉफिशिएंट सेम नहीं है, लेकिन मुझे y का कॉफिशिएंट सेम दिख रहा है। यहां भी y के पास 1 लिखा है, कुछ नहीं है, तो यहां भी y के पास कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है। अब दोनों का कॉफिशिएंट सेम है, तो ये एलिमिनेट बड़ी आसानी से हो सकता है। अब हमें ये चेक करना है कि मैं जिसको एलिमिनेट करने जा रहा हूं वो सेम साइन के हैं या अपोजिट साइन के हैं। अगर वो सेम साइन के हैं तो उनके साइंस को चेंज करो, अगर वो अपोजिट साइन के हैं तो डायरेक्ट कट करो। जैसे यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, दोनों के दोनों सेम साइन के हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन के साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहां अभी प्लस लिखा हुआ है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। अच्छा, y से y कैंसिल,
क्योंकि अब हम ऊपर वाले साइन को नहीं देखते, अब हम नीचे वाले साइन को देखते हैं। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो माइनस वाई से ये प्लस का वाई कैंसिल हो गया। यहां पर लिखा हुआ है प्लस का एक्स और यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 2x। तो x में से ये, क्योंकि साइन ना अब हमें नीचे वाला देखना है, तो x में से जब 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा और यहां पर माइनस का 2 और माइनस का 1, तो -2 और -1 मतलब माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो यहां पर 3 आ गई। इस x की वैल्यू 3 को उठा के आप चाहे यहां पुट कर दो, कंडीशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो या कंडीशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, y आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं यहां पुट करता हूं, तो यहां पर जहां x लिखा हुआ है वहां 3 पुट करूंगा, तो ये हो गया यहां पर 3 माइनस का y और इज इक्वल टू माइनस का 2। तो प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 3 इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 5 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई और x की वैल्यू आपके पास यहां पर 3 आ गई। अच्छा, अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 आई है, हमें तो फ्रैक्शन बनाना था, तो जहां x लिखा हुआ है वहां 3 पुट कर दो, जहां y लिखा हुआ है वहां 5 पुट कर दो। तो ये रिजल्ट आ गया x अपॉन y, x की जगह 3, y की जगह 5, तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन होगा हमारा 3 अपॉन 5। तो क्या फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया? उसके बाद बात करते हैं यहां पर सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट है हमारा 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो थ्राइस थी, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई है, उसकी 3 टाइम्स थी। किसके 3 टाइम्स थी? सोनू के। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी, एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जितनी भी सोनू है उसकी ट्वाइस कर देंगे तो नूरी की एज आ जाएगी 10 साल बाद। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो आपको बताना है कि नूरी और सोनू की एज यहां पर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन वाले ने कहानी में हमसे पूछा हुआ है कि ये बताइए नूरी की एज और सोनू की एज क्या है। तो इसका मतलब वो हमसे यहां पर उनकी प्रेजेंट एज पूछना चाहता है, क्योंकि 5 साल पहले की कहानी दी हुई है, 10 साल बाद की कहानी दी हुई है, तो वो आज की कहानी पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि आज उनकी एज क्या है। तो हमें ये फाइंड करना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो हम इसी को यहां पर लेट कर लेते हैं। मैं लेट कर लेता हूं। हमारे पास यहां पर 2 स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले एक है नूरी और एक है हमारे पास यहां पर सोनू। तो मैं लेट करता हूं कि जो नूरी है उसकी वैल्यू यहां पर, मतलब जो उसकी एज है एट प्रेजेंट वो x है, और सोनू की एट प्रेजेंट एज यहां पर y है। तो नूरी आज x साल की है और सोनू आज यहां पर y साल की है। ये मैंने लेट करा क्योंकि ये मुझे फाइंड करना था। अब कहानी में दिया हुआ है 5 years ago, 5 साल पहले। तो देखो आज जैसे मान लीजिए नूरी 10 साल की है और सोनू मान लीजिए आज 8 साल की है, तो आज से 5 साल पहले जो नूरी है वो यहां पर 5 साल की होगी और सोनू यहां पर 3 साल की होगी। क्योंकि वो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले की बात करने का मतलब है कि आप उनकी प्रेजेंट एज में से 5 को माइनस कर दो, 5 को माइनस कर दो, उनकी 5 साल पुरानी 5 years ago वाली एज आ जाएगी। तो जैसे यहां पर नूरी और सोनू की जो प्रेजेंट एज है, याद रखिएगा ये मैंने यहां पर प्रेजेंट एज लिया हुआ है, तो अगर आज नूरी की प्रेजेंट एज x है और सोनू की प्रेजेंट एज यहां पर y है, तो 5 years बिफोर, 5 साल पहले या 5 years ago, 5 साल पहले जो नूरी है वो यहां पर x माइनस 5 साल की होगी। जैसे मान लीजिए आज नूरी की एज 20 साल है, तो आज से 5 साल पहले वो 15 साल की होगी, 5 माइनस कर दो। तो मैंने ये लेट करा है कि जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो अभी x है, तो आज से 5 साल पहले नूरी x माइनस 5 साल की होगी, और ये ऐसे ही जो सोनू है वो यहां पर y माइनस 5 साल की होगी। तो ये 5 साल पहले की एज आ गई उनकी। अब 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू की एज में अगर आप 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो नूरी की एज आ जाएगी। जैसे आज से 5 साल पहले सोनू की एज है y माइनस 5, तो अगर आप इस y माइनस 5 में 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे
तो आपके पास नूरी की एज आ जाएगी, और नूरी की एज कितनी है यहां पर x-5। कहानी समझ आई? आज से 5 साल पहले जो नूरी थी वो 3 टाइम्स थी सोनू के। मतलब सोनू की एज में अगर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो नूरी की एज आ जाएगी। सोनू की एज y-5 थी, तो y-5 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास x-5 आ जाएगा। ये हमारे पास यहां पर फर्स्ट कंडीशन है, इसको अभी सॉल्व करेंगे। वैसे ही कहानी है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। अब 10 साल बाद वो यहां से बात नहीं कर रहा, वो एट प्रेजेंट से 10 साल बाद की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए आज अगर यहां पर 2022 चल रहा है तो 10 साल बाद 2032 की बात कर रहा है वो। कहानी समझ आ रही है? तो 10 ईयर्स लेटर यहां पर बात करेंगे हम लोग। 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 साल बाद की। अच्छा सोचो, अगर आज नूरी x साल की है तो आज से 10 साल बाद वो यहां पर x प्लस 10 साल की हो जाएगी। और ऐसे ही अगर सोनू यहां पर y साल की है तो आज से 10 साल बाद वो यहां पर y प्लस 10 साल की हो जाएगी। जो भी उनकी प्रेजेंट एज है, अगर आप उन प्रेजेंट एज में 10 को प्लस कर दोगे तो वहां पर वो नूरी की और सोनू की एज आ जाएगी 10 ईयर्स लेटर। तो 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब जो ये नूरी है वो ट्वाइस हो जाएगी। वो किसकी ट्वाइस हो जाएगी? सोनू के। मतलब अगर आप यहां पर सोनू की एज में ट्वाइस मतलब होता है डबल, ट्वाइस मतलब होता है डबल। मतलब अगर आप सोनू की एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास नूरी की एज आ जाएगी, और नूरी की एज कितनी है यहां पर x प्लस 10। कहानी समझ आई? सोनू की एज y प्लस 10 है। अगर आप y प्लस 10 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नूरी की एज आ जाएगी x प्लस 10। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो नूरी और सोनू की एज क्या है वो बताना है, मतलब हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले x-5 कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन यहां ब्रैकेट के बाहर मुझे 3 दिख रहा है तो उसको अंदर भेजो। तो जब 3 को ब्रैकेट के अंदर भेजोगे तो 3 की मल्टीप्लाई y में करो, 3y आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 15 आ जाएगा। अब यहां पर वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। जैसे प्लस का 3y यहां प्लस है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहां पर माइनस का 15 ऑलरेडी रखा हुआ था, -5 इधर आके आपका प्लस हो गया। तो x-3y इज इक्वल टू माइनस के 15 में 5 को प्लस कर दोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, और ये आपके पास यहां पर फर्स्ट कंडीशन आ गई। वही काम हमें यहां पर करना है। आपको ब्रैकेट के बाहर 2 दिख रहा है, 2 को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो ये हो जाएगा यहां पर x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई y में करोगे तो 2y, और 2 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 20 आ जाएगा। अब प्लस के 2y को उठाकर इधर लाओ तो यहां पर ये माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 20 पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्लस का 10 उधर जाके माइनस हो गया। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 गया तो आपके पास 10 आ गया, और ये कंडीशन नंबर सेकंड आ गई। अब हम कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इसके कॉफिशिएंट किसी भी एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट सेम है या फिर नहीं है। जैसे देखो यहां पर y का कॉफिशिएंट सेम नहीं है क्योंकि यहां y के पास 2 है और यहां y के पास 3 है। तो क्या हुआ, x का कॉफिशिएंट तो सेम दिख रहा है ना। यहां x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा तो 1 ऐड कर लेंगे, यहां x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा तो 1 ऐड कर लेंगे। तो कॉफिशिएंट हमें सेम मिल गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन में से किसी ना किसी एक इक्वेशन को अनदर इक्वेशन के नीचे पुट करना होगा। जैसे यहां लिखा हुआ है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। यहां लिखा हुआ है x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, और यहां पे लिखा हुआ है
x माइनस का 2y और इज इक्वल टू प्लस का 10, x माइनस का 2y और इज इक्वल टू प्लस का 10। अच्छा, सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, कॉफिशिएंट तो सेम हो गया, दूसरी चीज क्या देखनी पड़ेगी कि हम जिस चीज को एलिमिनेट करना चाहते हैं किसका कॉफिशिएंट सेम था, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट सेम है, क्योंकि यहां भी 1 यहां भी 1। तो अगर x का कॉफिशिएंट सेम है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो दोनों के दोनों कॉफिशिएंट सेम साइन के हैं या फिर अपोजिट साइन के हैं। आप देख सकते हो यहां पे x के पास कुछ नहीं है तो प्लस का 1, यहां पर x के पास कुछ नहीं है तो प्लस का 1। x एलिमिनेट होगा और x के दोनों साइन सेम है, दोनों के दोनों प्लस प्लस के हैं। तो आपको पता है कि अगर सेम साइन होता है तो हम लोग साइन को यहां पर चेंज कर देते हैं, नीचे वाले साइन को। जैसे यहां पर अभी कुछ नहीं लिखा तो प्लस लिखा हुआ है, प्लस चेंज होकर माइनस में आ जाएगा, ये माइनस चेंज होकर प्लस में, यहां कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस चेंज होकर माइनस में। अब हमारा प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें नीचे वाले साइंस को देखना होता है। यहां लिखा हुआ है माइनस का 3y और यहां लिखा हुआ है प्लस का 2y, ये माइनस को नहीं देखना, नीचे वाले साइन को देखना है। तो माइनस का 3y और प्लस के 2y, तो -3 में 2 को प्लस करो तो माइनस का y आ जाएगा। यहां माइनस का 10, यहां माइनस का 10, तो -10 और -10 आपके पास माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आपके पास 20 आ गई। इस y इज इक्वल टू 20 को उठा के कहीं भी पुट कर दो, या तो इस इक्वेशन में या तो इसमें। मान लीजिए मैं यहां पुट करता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 इंटू में y दिख गया, y की जगह क्या पुट करूंगा 20 और इज इक्वल टू 10। तो x माइनस का 22 जा 40 होता है और इज इक्वल टू 10, माइनस का 40 उधर जाके प्लस होगा तो x की वैल्यू आ गई 10 प्लस 40 और 40 में 10 को प्लस करोगे तो x की वैल्यू 50 आ गई। इसका मतलब वो जो नूरी है वो आज यहां पर 50 साल की है और ये जो सोनू है वो आज यहां पर 20 साल की है। तो ये हमारी यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड की कहानी थी। समझ है आपको? उसके बाद बात करते हैं यहां पर पार्ट थर्ड की, और पार्ट थर्ड है हमारा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है और जब आप उस 2 डिजिट नंबर का सम करते हैं तो रिजल्ट आपको 9 मिलेगा। ऑल्सो उसके साथ 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर आप उस नंबर का 9 टाइम्स करते हैं इज ट्वाइस, तो वो ट्वाइस होगा द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब आप अगर उस नंबर का 9 टाइम्स करते हैं तो वो ट्वाइस आएगा। ट्वाइस किसके आएगा? जब आप उस नंबर की डिजिट को इंटरचेंज कर दोगे। जैसे 56 का 65 बना दो, 79 का 97 बना दो, 37 का 73 बना दो, ऐसी कहानी। तो फाइंड द नंबर्स, तो वो हमें क्या करना है, नंबर्स को फाइंड करना है। अच्छा, फिर से वही कहानी आ गई, आपको नंबर्स को फाइंड करना है तो मैं नंबर्स को ही लाइट कर लेता हूं। मैं ये लाइट कर लेता हूं यहां पे कि आपके पास यहां पर जो एक 2 डिजिट का नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर एक एक्स वाई फॉर्म का है। जैसे आपको पता है 56 एक 2 डिजिट का नंबर है, 79 2 डिजिट का नंबर है, 93 2 डिजिट का नंबर है, 43 9 डिजिट 2 डिजिट का नंबर है, 71 2 डिजिट का नंबर है। तो आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर को पिक करेंगे, उसमें वो इस फॉर्म का ही लिखा होगा जहां पर कुछ ना कुछ पहले लिखा होगा, कुछ ना कुछ बाद में। जैसे यहां पर x की वैल्यू 5 दिख रही है मुझे और y की वैल्यू 6, यहां पर x की वैल्यू 7 दिख रही है, y की वैल्यू 9, यहां x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। तो मतलब वो 2 डिजिट का नंबर ऐसे ही एक्स वाई फॉर्म की तरह ही लिखा हुआ होगा। लेकिन उसके अलावा समझिएगा, जैसे ये 56 है, क्या मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं जो ये हम लोग अपनी लोअर्स क्लासेस में पढ़ते हैं। ये जो यहां पर 56 है ना, इसको रियल, अगर मैं रियल फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा 10 इंटू में 5 और प्लस का 6। क्रॉस चेक कर लो, 10 5 जा 50 और 50 में 6 को प्लस करोगे तो 56 आ जाएगा। क्लियर है?
अच्छा 79 को बताओ क्या लिखूंगा, 10 इंटू में 7 और प्लस का 9, 10 7 जा 70 और 9 प्लस करने पर 79 आ जाएगा। मतलब हमें अपनी टेंस वाली डिजिट में 10 की मल्टीप्लाई करनी है और यूनिट डिजिट को प्लस करना है। जैसे इसको क्या लिखूंगा, 10 इंटू में 9 और प्लस का 3, इसको क्या लिखूंगा, 10 इंटू में 4 प्लस का 3, इसको क्या लिखूंगा, 10 इंटू में 7 और प्लस का 1। ये आपको समझ आया? अच्छा अगर ये समझ आ गया तो ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई को क्या लिख सकता हूं। देखो इसकी वंस प्लेस पर y रखा हुआ है और टेंस प्लेस पे x रखा हुआ है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 10 इंटू में x और प्लस का y। क्या लिखूंगा यहां पर, 10 इंटू में x और प्लस का y। इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली 10x प्लस का y भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर किसी दो क्वांटिटीज के बीच में कुछ नहीं कोई सिंबल वगैरह नहीं है तो वहां मल्टीप्लाई लगी हुई है। तो इस एक्स वाई को आप लोग क्या लिख सकते हो, 10x प्लस वाई। आपके पास जो टेंस प्लेस पे रखा हुआ है उसमें 10 की मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस वाले को प्लस करो, आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले ये कहानी हमें यहां पर समझना था। अच्छा क्वेश्चन वाले ने इसी कहानी की सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अगर आप ये हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, तो अगर आप इसकी डिजिट्स का सम करते हो, यहां पर कौन कौन सी डिजिट आपको दिख रही हैं, एक तो x दिख रहा है और एक y दिख रहा है, यही तो डिजिट होती हैं। जैसे 56 में दो डिजिट कौन कौन सी हैं, 5 6। 79 में दो डिजिट कौन कौन सी हैं, 7 9। तो वैसे ही एक्स वाई में दो डिजिट कौन कौन सी हैं, एक x और अनदर y। तो अगर आप इसके डिजिट्स का सम करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ये काफी काम की चीज है। आपको पता है इसकी डिजिट्स या तो x होगी या तो y होगी, तो इसका मतलब यहां पे x को y में प्लस करने पर, x को y में प्लस करने पर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू 9 आ गई। ये पहली कंडीशन हमारे पास काफी काम की है। और दूसरी वाली कंडीशन एज ए बिगनर थोड़ी अच्छी है, समझिएगा। ऑल्सो इसके साथ 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर आप इस नंबर का 9 टाइम्स करते हैं तो वो ट्वाइस आएगा द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। आप सबसे पहले क्या करो, आपके पास जो भी नंबर है उस नंबर का 9 टाइम्स कर दो। आपके पास वो नंबर अभी एक्स वाई फॉर्म का है, जिसको मैं इनडायरेक्टली 10x प्लस वाई भी कह सकता हूं। तो आपके पास अभी जो नंबर है वो यहां पर 10x प्लस वाई की फॉर्म का लिखा हुआ है। वो नंबर अभी किस फॉर्म का लिखा हुआ है, 10x प्लस वाई की फॉर्म का लिखा हुआ है। तो इस 10x प्लस वाई का अगर आप 9 टाइम्स कर दो, 9 टाइम्स द नंबर, आपके पास जो भी नंबर था आपने क्या करा, उस नंबर का 9 टाइम्स कर दिया। तो उसके बाद लिखा हुआ है इज का मतलब हमें यहां पर इक्वल टू का साइन लगाना है। इसका मतलब इक्वल टू का साइन लगाना है। ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो। अब 2 से मल्टीप्लाई उस नंबर में होगी जब आप इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दोगे। डिजिट को इंटरचेंज करने का मतलब जैसे अभी 56 लिखा हुआ है, तो इंटरचेंज करने के बाद ये आ जाएगा आपका 65। अगर अभी 79 लिखा हुआ है तो इंटरचेंज करने के बाद 97। समझ आ रहा है? तो वैसे ही अगर अभी यहां पर एक्स वाई लिखा हुआ है तो इंटरचेंज करने के बाद x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा। ये मैंने यहां पर इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद एक्स वाई को रिवर्स करूंगा तो एक्स वाई का उल्टा वाई एक्स हो जाएगा। जहां पर x लिखा है वहां पर y, जहां पर y लिखा है वहां पर x। अच्छा सोचो, अगर 56 को 10 इंटू में 5 और प्लस का 6 लिख रहा था तो 65 को क्या लिखूंगा, 10 इंटू में 6 और प्लस 5। 79 को 10 इंटू में 7 और प्लस का 9 लिखा हुआ था तो 97 को क्या लिखूंगा, 10 इंटू में 9 और प्लस का 7। तो वैसे ही अगर मैंने एक्स वाई को
10x प्लस वाई लिखा था, तो yx को क्या लिखूंगा, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, जहां x वहां y, जहां y वहां x, तो ये आ जाएगा x की जगह y प्लस इस y की जगह x। कहानी समझ आई? तो जो आपके पास ओरिजिनल नंबर था, उस ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। इसके डिजिट को इंटरचेंज करने पर वो 10y प्लस एक्स हो गया, तो इसका मतलब 2 के साथ क्या लिखूंगा, 10y प्लस एक्स। क्रॉस चेक कर लो। सबसे पहली बात, द सम ऑफ इट्स डिजिट, उसके डिजिट का सम 9 है, डिजिट थी x और y, तो x प्लस वाई की वैल्यू 9 आ गई। एक्स वाई को असली तरीके से 10x प्लस वाई लिखूंगा और उसको रिवर्स करने पर yx आएगा, जिसको 10y प्लस एक्स लिखूंगा। तो अगर आप उस नंबर का 9 टाइम्स करते हैं तो वो ट्वाइस आएगा द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। मतलब x की जगह y लिख दो और y की जगह x लिख दो। अब ये कंडीशन आपके पास जनरेट हो गई है, इसको सॉल्व करो। 9 को ब्रैकेट के अंदर भेजो, तो 9 10 जा 90x प्लस 9 की मल्टीप्लाई y में, तो 9y। 2 को अंदर भेजो, तो 2 10 जा 20y प्लस का 2 को x के पास भेजो, तो 2x आ गया। आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पे प्लस का 2x इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, तो 90x एज इट इज रहेगा, प्लस का 2x इधर आके आपका माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 20y एज इट इज रहेगा, प्लस का 9y इधर आके आपका माइनस का हो गया। अच्छा, 90x में से 2x जाएगा तो 88x आएगा, और इज इक्वल टू 20y में से 9y जाएगा तो आपका 11y आ जाएगा। 11 8 जा 88 होता है, तो 8x इज इक्वल टू y आ गया। ये आपके पास अनदर कंडीशन जनरेट हो गई। अब इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके अपनी x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन वाले ने स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था कि आप इसको यहां पर सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता तो बहुत आसान था, y की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देता, आंसर आ जाता, लेकिन उसने कहा है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए वही एक को उठा के दूसरे के नीचे रखना होगा। तो सबसे पहले देखो, क्या मैं प्लस के y को इधर लाके 8x माइनस का y और इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूं? ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, प्लस के y को इधर लाया तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख दिया। क्यों करा? क्योंकि ध्यान से देखो, आपको पता है एलिमिनेट करने के लिए पहले कॉफिशिएंट को सेम बनाओ, कॉफिशिएंट को सेम बनाने के बाद उसके साइन को चेक करो, अगर सेम साइन मिलता है तो साइन को चेंज कर दो, अगर अपोजिट साइन मिलते हैं तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। यहां पर x का कॉफिशिएंट तो सेम नहीं है, यहां x का कॉफिशिएंट 1 है, यहां x का कॉफिशिएंट 8 है, लेकिन क्रॉस चेक करो, यहां y का कॉफिशिएंट भी 1 है, यहां y का कॉफिशिएंट भी 1 है, क्योंकि यहां भी कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, यहां भी कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, और ये बड़ी आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और यहां पे लिखा हुआ है 8x माइनस का y और इज इक्वल टू 0। अब आप जब एलिमिनेट करने जाओगे तो आपने ये तो क्रॉस चेक कर लिया कि y का कॉफिशिएंट सेम है। अब आप ये देखो, क्या y का जो सिंबल है वो सेम है या फिर अपोजिट है। जैसे यहां पर y का कॉफिशिएंट 1 था, y का कॉफिशिएंट 1 था, क्रॉस चेक हो गया, लेकिन यहां पर y के पास प्लस है और यहां पर y के पास माइनस है, अपोजिट साइन का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट y प्लस y से माइनस y कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। x को 8x में प्लस करोगे तो 9x आ जाएगा, 9 को 0 में प्लस करोगे 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब इस x इज इक्वल टू 1 को उठा के कहीं भी पुट कर दो, इसमें कहीं भी पुट कर दो, y आ जाएगा। जैसे मान लो मैं यहां पुट करता हूं, तो ये हो गया आपका 8 इंटू में x की जगह क्या लिखा होगा, x की जगह 1 और इज इक्वल टू आपका y आ जाएगा। तो 8 1 जा 8 होता है, इसका मतलब y की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 8 है, इसका मतलब वो नंबर कैसा था, xy की फॉर्म का। तो पहले x लिखा हुआ है,
तो x का मतलब 1, बाद में y लिखा है तो y का मतलब 8, तो वो नंबर है 18। अगर आप उसको रिवर्स करोगे तो वो नंबर आ जाएगा 81। कहानी समझ आई? वो नंबर है 18, रिवर्स करने पर वो नंबर हो जाएगा 81। तो ये हमारे पास यहां पर पार्ट थर्ड था। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर पार्ट फोर्थ की, और पार्ट फोर्थ है हमारा मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक जाता है 2000 रुपए निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर, वो कैशियर से कहता है टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो कैशियर से ये कहता है कि आप उसको सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट ही देंगे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को टोटल 25 नोट मिलते हैं। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड, तो आपको ये बताना है कि उसको कितने 50 के नोट मिले होंगे और कितने 100 रुपए के नोट मिले होंगे। कहानी समझ आई? मीना बैंक में जाता है 2000 रुपए निकालने के लिए। वो कैशियर से ये कहता है कि भाई आप उसको सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट ही देंगे। टोटल उसको 25 नोट यहां पर मिलते हैं। तो आपको ये बताना है कि उसको कितने 50 के नोट मिले और कितने यहां पर 100 रुपए के नोट मिले। अब कहानी समझिएगा। उसके पास टोटल अमाउंट जो विदड्रॉ करना था, टोटल अमाउंट जो उसको यहां पर निकालना था वो कितने थे? यहां पर 2000 रुपए। टोटल अमाउंट जो उसको विदड्रॉ करना था वो यहां पर 2000 रुपए थे। अब आपने इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर 20 रुपए हैं, मेरे पास मान लीजिए यहां पर 20 रुपए हैं, जिसमें से मैंने एक काम करा, मैंने यहां पर एक एक रुपए के 10 नोट ले लिए, एक एक रुपए के 10 नोट ले लिए, और मैंने यहां पर 2-2 रुपए के 5 नोट ले लिए। तो आपके पास देख सकते हो मैंने एक एक रुपए के 10 नोट लिए, 2-2 रुपए के 5 नोट लिए, इनका कॉम्बिनेशन 20 रुपए आ जाएगा। क्योंकि जो एक एक रुपए के 10 नोट लिए हैं वहां से 10 मिलेगा, जो 2-2 रुपए के 5 नोट लिए हैं वहां से भी 10 मिलेगा, और दोनों को प्लस करने पर 20 आ जाएगा। कहानी समझ आई? एक और समझो, जैसे मान लो मेरे पास अभी भी 20 रुपए हैं, लेकिन मैंने इस बार क्या करा, मैंने यहां पर 5-5 रुपए के 3 सिक्के ले लिए, 5-5 रुपए के 3 नोट ले लिए, और मैंने यहां पर क्या करा, एक एक रुपए के 5 सिक्के या फिर नोट ले लिए। तो 5-5 रुपए के 3 नोट आ गए और एक एक रुपए के 5 नोट आ गए। फिर भी तो कहानी 5-3 जा 15 और 1-5 जा 5 होकर टोटल कॉम्बिनेशन 20 आ गया। तो वही कहानी ना यहां पर भी है। आपके पास टोटल 2000 रुपए हैं। देखो यहां पर मैंने क्या करा था, 1 रुपए और 2 रुपए के नोट लिए थे। अब 1 रुपए के मैंने 10 नोट लिए, 2 रुपए के मैंने 5 नोट लिए। यहां पर मुझे यही करना है कि कितने नोट लिए हैं वो आपको बताना है। जैसे उसने बैंक वाले से क्या बोला था कि भाई आप उसको सिर्फ 50 है या 25 था वो, आप उसको सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट देंगे। तो कहानी में आपके पास है कि या तो आपको 50 रुपीज का नोट चाहिए या तो 100 रुपीज का नोट चाहिए। मतलब जो भी आप उसको कॉम्बिनेशन देंगे वो 50 रुपीज और 100 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 200 रुपीज का नोट दे दें या 2000 रुपीज का सीधा नोट दे दें और कहानी खत्म। नहीं, आप उसको या तो 50 रुपीज का नोट देंगे या तो 100 रुपीज का नोट देंगे। तो आपके पास कहानी में देखो क्या आ गया कि 50 रुपीज का कितना नोट दिया वो भी मुझे नहीं पता, 100 रुपीज का कितना नोट दिया वो भी मुझे यहां पर नहीं पता। जैसे यहां पर 1 रुपीज का 10 नोट दिया था तो मुझे पता है 1 रुपए के 10 नोट आए हैं, यहां पर 2 रुपए के 5 नोट आए थे। तो जो भी आपके पास नोट था उस नोट में क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करने पर आपका रिजल्ट आएगा, अगले वाले नोट में क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करने पर आपका रिजल्ट आएगा, और दोनों का सम टोटल रुपीज आ जाएगा। जैसे यहां पर देखो आपके पास 5 रुपए का कॉइन और 1 रुपीज का कॉइन था, या फिर 5 रुपए का नोट और 1 रुपीज का नोट था। 5 रुपए की 3 क्वांटिटी आई थी, 1 रुपए की 5 क्वांटिटी आई थी। नोट में क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करो, अगले वाले नोट में क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करो, और फिर दोनों का सम करने पर आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर अगर आपके पास 50 रुपए का नोट है और 100 रुपए का नोट है, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि 50 रुपए के कितने नोट मिले हैं तो 50 की उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 रुपए के कितने नोट मिले हैं 100 की उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा,
और दोनों को प्लस करने पर ये 2000 रुपए के इक्वल आ जाएगा। कहानी समझ आई? मैं यहां पर लेट कर लेता हूं कि जो मेरे को 50 रुपीज के नोट मिले हैं वो यहां पर टोटल एक्स नोट मिले हैं, और जो 100 रुपए के नोट मिले हैं वो मुझे यहां पर टोटल वाई नोट मिले हैं। क्योंकि 50 रुपए के कितने नोट मिले, 100 रुपए के कितने नोट मिले, यही मुझे नहीं पता, तो मैं इसी का नाम दूंगा। मैं ये लाइट कर लूंगा कि मुझे 50 रुपीज के टोटल एक्स नोट मिले और 100 रुपीज के टोटल वाई नोट मिले, ये मैं यहां पर लाइट कर लूंगा। अब समझिएगा, अगर मुझे 50 रुपए के एक्स नोट मिले हैं तो 50 की एक्स में मल्टीप्लाई करने पर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अगर 100 रुपए के वाई नोट मिले हैं तो 100 की वाई में मल्टीप्लाई करने पर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, और जैसे ही इन दोनों को प्लस कर दूंगा वो टोटल 2000 के इक्वल आ जाएगा। कहानी सिंपल है। आपके पास 1 रुपए के 10 नोट थे, 2 रुपए के 5 नोट थे, तो 1 रुपए में क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करो, 2 रुपए के नोट में क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करो, जो भी आया दोनों को प्लस करो, टोटल अमाउंट। 5 रुपए का नोट था, 1 रुपए का नोट था, 5 रुपए की 3 क्वांटिटी थी, 1 रुपए की 5 क्वांटिटी थी, दोनों की मल्टीप्लाई करो, जो भी रिजल्ट आया प्लस करने पर टोटल अमाउंट। वैसे यहां पर जो नोट है आपके पास वो या तो 50 रुपए का है या 100 रुपए का है। 50 रुपए के जो नोट है उसकी क्वांटिटी एक्स है, 100 रुपीज के जो नोट है उसकी क्वांटिटी वाई है। तो 50 की एक्स में मल्टीप्लाई करने पर, 100 की वाई में मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा उन दोनों को प्लस करने पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। कहानी समझ आई? तो 50 की एक्स में करोगे तो 50x, 100 की वाई में करोगे तो 100y, और इज इक्वल टू आपके पास 2000 आ गया। तो ये हमारे पास यहां पर फर्स्ट कंडीशन जनरेट हो गई। अब सेकंड कंडीशन में उसने कहा हुआ था कि उसको टोटल 25 नोट्स मिले हैं। ही गॉट टोटल, आई थिंक ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था, ही गॉट 25 नोट्स, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल सिर्फ 25 नोट ही यहां पर मिले हैं। तो इसका मतलब समझिएगा, जैसे यहां पर मुझे टोटल कितने नोट मिले, 10 और 5 15। यहां टोटल कितने नोट मिले, 3 और 5 8। तो वैसे ही उसने कहा हुआ है कि यहां आपको जितने भी नोट मिले हैं उनका टोटल करने पर कितना आएगा, 25 नोट आएगा। अब उसमें 50 रुपए के 5 नोट हैं, बाकी सारे 100 रुपए के 20 नोट हैं, उसमें 50 रुपए के 15 नोट है, 100 रुपए के 10 नोट है, वो कहानी कुछ नहीं पता। लेकिन बस इतना पता है कि जो भी जितने भी टोटल नोट्स आपको मिले हैं उन नोट को सम करने पर 25 आ जाएगा। मतलब 50 रुपए के नोट गिन लो, 1 2 3 4 5 ऐसे, 100 रुपए के नोट गिन लो, 1 2 3 4 5 ऐसे, और उनका सम करने पर 25 आ जाएगा। तो 50 रुपए के कितने नोट मिले थे, एक्स नोट। 100 रुपए के कितने नोट मिले थे, वाई नोट। तो इनका सम करने पर, एक्स का वाई में सम करने पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्योंकि उसने कहा है उसको टोटल नोट्स 25 मिले हैं। अब टोटल नोट में कुछ ना कुछ 50 रुपए का नोट होगा, कुछ ना कुछ 100 रुपए का नोट होगा। तो 50 रुपए के कितने नोट हैं नहीं पता, एक्स मान लिया। 100 रुपए के कितने नोट हैं नहीं पता, वाई मान लिया। तो इनका सम करने पर कितना आएगा, 25 ही तो आएगा। मान लो 50 रुपए के 15 नोट मिले, 100 रुपए के 10 नोट मिले, तो 15 और 10 को सम करने पर 25 आ जाएगा। मान लो 50 रुपए के 17 नोट मिले, बाकी जो 100 रुपए है उसके 8 नोट मिले, तो 17 और 8 को सम करने पर 25 आ जाएगा। वैसे ही यहां पर अगर 50 रुपीज के एक्स नोट है और 100 रुपीज का वाई नोट है, तो एक्स को वाई में प्लस करने पर, एक्स को वाई में प्लस करने पर आपका वो 25 के इक्वल आ जाएगा। क्या ये कहानी समझ आई? आपके पास दोनों कंडीशन जनरेट हो गई हैं। अब इसको हमें क्या करना है, यहां पर एलिमिनेट करना है। अच्छा, एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले यहां पर इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर सकता हूं। थोड़ा सा छोटा करने का ये मतलब है कि ये जो 50 है एक्स का कॉफिशिएंट, जो 100 है वाई का कॉफिशिएंट, और जो 2000 है कांस्टेंट, ये तीनों के तीनों यहां पर
इसी सेम नंबर 50 से डिवाइड हो रहे हैं। ये तीनों के तीनों यहां पर, ये जो इन तीनों का HCF है 50, छोटा सा जो नंबर है 50 उससे डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड कर दो, इक्वेशन आसान हो जाएगी और आसान चीजें जल्दी सॉल्व होती हैं। तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा करने के लिए इनके HCF से डिवाइड कर सकते हो, और ये तीनों के तीनों यहां पर इस 50 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको 50 से डिवाइड कर दो, 50x को 50 से डिवाइड करोगे 1x बचेगा। 100y को 50 से डिवाइड करोगे तो 100 2 जा मतलब 2 बचेगा, और 2000 को 50 से डिवाइड करोगे तो 40 बचेगा आपके पास, क्योंकि 50 4 जा 200 और पीछे वाला 0 एज इट इज। तो आपके पास बहुत ही छोटी सी इक्वेशन आ गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अनदर इक्वेशन आपके पास गिवन है x प्लस y इज इक्वल टू 25। अब आपके पास यहां पर दो कंडीशन है, दो आपके पास इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हमें बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहां पर किसी भी एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट सेम है या फिर नहीं है। जैसे देखो, यहां x का कॉफिशिएंट 1 है, यहां x का कॉफिशिएंट 1 है, तो दोनों के वेरिएबल कॉफिशिएंट जो है वो सेम है, तो बड़ी आसानी से ये यहां पर सॉल्व हो सकता है। सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन को किसी ना किसी एक को किसी दूसरे के नीचे रखेंगे। ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और वो लिखा हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां x का कॉफिशिएंट 1 है और यहां भी x का कॉफिशिएंट 1 है, लेकिन ये x जो है वो दोनों के दोनों सेम साइन का है, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। तो आपको पता है जब सेम साइन आता है तो सेम साइन आते वक्त हम लोग क्या करते हैं, उसको नीचे वाले साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे यहां पर नीचे की तरफ प्लस है तो माइनस, नीचे की तरफ प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस। अब प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, y में से नीचे वाले साइन को देखो, y में से 2y को माइनस करोगे तो माइनस y आएगा, 25 में से 40 को माइनस करोगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। y से y कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। इस y को उठा के या तो यहां पे पुट कर दो, x आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां पुट करा कंडीशन नंबर फर्स्ट में, इसका नाम दे दो फर्स्ट, इसका नाम दे दो सेकंड। तो y की जगह 15 यहां पुट करा तो ये हो जाएगा x प्लस y की जगह 15 और इज इक्वल टू 25। तो प्लस का 15 उधर जाके माइनस हो गया तो 25 माइनस का 15 हो जाएगा, और 25 में से 15 गया तो x की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। इसका मतलब उसको यहां पर 50 रुपए के 10 नोट मिले होंगे और 100 रुपए के यहां पर उसको 15 नोट मिले होंगे। 50 रुपए के कितने नोट मिले उसको 10, और 100 रुपए के कितने नोट मिले उसको 15। तो ये हमारे पास यहां पर पार्ट 4 की कहानी थी। समझ है आपको? उसके बाद बात करेंगे यहां पर पार्ट 5 की, और पार्ट 5 है हमारा ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। आपके पास एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का जो चार्ज है मतलब शुरू के 3 दिन के लिए फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। उसके बाद क्या होता है, वहां पर हर दिन के लिए, हर एक्स्ट्रा दिन के लिए कुछ ना कुछ एडिशनल चार्ज लगता है। देयर आफ्टर उसके बाद सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक। सरिता क्या करती है, 27 रुपीज पे करती है किसी एक बुक के लिए, कैप्ट फॉर 7 डेज, जो उसने अपने पास 7 डेज 7 दिनों के लिए रखी थी। वाइल शशि पेड 21 रुपीज फॉर द बुक, जबकि शशि क्या करती है 21 रुपीज पेड करती है। सी कैप्ट फॉर 5 डेज, उसने उस बुक को 5 दिन के लिए रखा था अपने पास। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो आपको क्या करना है, यहां पर फिक्स चार्ज निकालना है और एक्स्ट्रा हर दिन का चार्ज भी आपको यहां पर सॉरी आपको क्या करना है, यहां पर फिक्स चार्ज भी निकालना है और एक्स्ट्रा हर दिन का चार्ज भी निकालना है। अब कहानी में समझिएगा, ये जो लाइब्रेरी वाले होते हैं वो इस तरीके से ही काम करते हैं। जब वो किसी बुक को यहाँ पर देते हैं स्टूडेंट को, तो वो लोग क्या करते हैं,
उनके पास ना एक फिक्स चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए जो नॉर्मल लाइब्रेरीज होती हैं उसमें 15 दिन का चार्ज होता है कि आप लोग यहाँ पर मान लीजिए इतने रुपीस पे करिए और 15 दिन के लिए ले जाइए, चाहे कोई सी भी बुक ले जाओ आप उस लाइब्रेरी में से, चाहे कोई सी भी बुक आप ले जाओ, आपको 15 दिन के लिए उसका फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं होने वाला। लेकिन उसके बाद उनके एडिशनल चार्ज यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो नॉर्मल लाइब्रेरीज होती हैं वहां पर एक दिन का चार्ज 2 रुपए का लगता है एक्स्ट्रा, अगर आप उसको एडिशनल लेके जाते हैं तो। फिर उसके बाद आप अगले दिन भी रख लेते हैं तो फिर 2 रुपए देने पड़ेंगे, फिर अगले दिन रख लेते हैं तो फिर 2 रुपए देने पड़ेंगे, और ऐसी कहानी यहाँ पर चलती चली जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर है। वो लाइब्रेरी वाले क्या करते हैं, जब किसी भी बुक को इश्यू करते हैं तो उसमें सबसे पहले वो लोग अपने पास फिक्स चार्ज रखते हैं कि भाई शुरू के 3 दिन का चार्ज फिक्स है। आपको मान लीजिए शुरू के 3 दिन के 10 रुपए देने हैं, तो चाहे वो आप हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई और हो, सबको 10 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। चाहे आप कोई सी भी बुक ले जाइए, ये वाली वो वाली वो वाली, फर्क नहीं पड़ता, वहां का फिक्स चार्ज है, आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही एडिशनल डे स्टार्ट होता है आपको वहां पर उसके एक्स्ट्रा चार्ज देने शुरू हो जाते हैं। तो कहानी में समझिएगा, सबसे पहले इस पूरी की पूरी कहानी में दो चीजें तो मुझे समझ आ गई कि लाइब्रेरी वाले आपसे दो टाइप्स का चार्ज लेते हैं। सबसे पहले एक तो फिक्स चार्ज और सेकंड एडिशनल चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब वो हर बंदे को उतना ही चार्ज देना होता है। एडिशनल चार्ज मतलब आप अगर एक जैसे 3 दिन आपने लिया तो मान लीजिए 3 दिन के आप 15 रुपए देकर आ गए, तो अगर आप उस बुक को चौथे दिन भी रखते हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। फिर 5वें दिन के लिए रखते हो तो फिर उस 5वें दिन के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो दो टाइप्स के चार्ज मुझे यहाँ पर मिल गए, एक तो फिक्स चार्ज मिल गया और एक एडिशनल चार्ज मिल गया। अच्छा, दोनों ही के बारे में नहीं पता, वो फिक्स कितना लेते हैं वो एडिशनल कितना लेते हैं, दोनों ही नहीं पता, तो नाम दे दो। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं कि जो उन्होंने मुझसे फिक्स चार्ज लिया होगा उस फिक्स चार्ज में उन्होंने मुझसे x रुपए लिए होंगे। याद रखिएगा ये जो फिक्स चार्ज है वो सिर्फ 3 दिन के लिए है, और ये जो मुझसे वो एडिशनल चार्ज लेके जाते हैं उस एडिशनल चार्ज के लिए वो मुझसे यहाँ पर y रुपीज लेते हैं, और वो एडिशनल चार्ज इच दिन का है। इच मतलब हर एक दिन के लिए है, आज के लिए, फिर कल के लिए, फिर परसों के लिए। जितने आप एक्स्ट्रा दिन उस बुक को रखेंगे आपको उतने y रुपीज यहाँ पर देने चले जाएंगे, मतलब आप देते चले जाओगे। कहानी में समझिएगा। अब वो जो सरिता है वो 27 रुपए देती है और बुक को 7 दिन के लिए रखती है। 7 डेज के लिए उसने बुक को अपने पास रखा। अब कहानी में समझिए कि अगर सरिता बुक को अपने पास 7 दिनों के लिए रखती है, 7 डेज के लिए रखती है, तो शुरू के 3 दिन तक उसने कोई भी चार्ज, मतलब जो शुरू के 3 दिन का चार्ज है वो फिक्स चार्ज होगा, उसने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा रुपीज नहीं दिए होंगे। शुरू के 3 दिन का फिक्स चार्ज उसने दिया होगा। लेकिन उसने टोटल 7 दिनों के लिए बुक रखा था, तो शुरू के 3 दिन का चार्ज तो फिक्स हो गया, लेकिन 4th दिन के लिए उसने कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा, 5वें दिन के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा, 6th दिन के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा, और 7th डे के लिए भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा। जैसे वो जो सरिता है वो बुक को अपने पास 7 डेज के लिए रखती है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहां पर शुरू के 3 दिन का चार्ज फिक्स था। शुरू के 3 दिन तक उसने कितने रुपए दिए होंगे, x रुपए, बस। शुरू के 3 दिन तक उसने कितने रुपए दिए होंगे, x रुपए। लेकिन चौथे दिन वो x के अलावा कितना रुपए देकर आई होगी, y रुपए। जितने दिन बीतते चले जाएंगे वो उतने एक्स्ट्रा y रुपीज देती चली जाएगी। शुरू के 3 दिन बीते, वो x रुपए देकर आई, जो उनका फिक्स चार्ज था कि भाई 50 रुपए फिक्स चार्ज है, 50 रुपए दे दो और 3 दिन के लिए बुक ले जाओ। उसके बाद जैसे ही चौथा दिन आया, चौथा दिन खत्म हो गया, वो उस चौथे दिन के y रुपीज उसको देने पड़ गए। फिर 5वां दिन खत्म हो गया, फिर वो y रुपए देकर आई, इनके अलावा वो इतना देते जा रही है। फिर 6ठा दिन खत्म हो गया, फिर y रुपए देकर आई। फिर 7th डे खत्म हो गया, वो फिर y रुपीज देकर आई। तो कहानी समझ आई। 7 दिन के लिए बुक को उसने अपने पास रखा, तो अपने पास रखने के लिए उसने शुरू के 3 दिन x रुपए दिया और बाकी के 4 दिन उसने y रुपीज देते चले गए, मतलब x के अलावा y y y y। अच्छा, उसने टोटल कितने रुपीज दिए, टोटल उसने 27 रुपीज दिए। तो इसका मतलब इस x को और इन चारों y को प्लस करने पर कितना आएगा, जितना रुपए उसने पे करा है, तो 27 रुपीज आ गया। कहानी समझ आ रही है।
शुरू के 3 दिन के लिए उसने यहां पर फिक्स चार्ज दिया था, ठीक है। चौथे दिन के लिए वो x रुपए तो देगी ही शुरू के 3 दिन के लिए, लेकिन चौथा दिन खत्म हो गया तो वो y रुपए और देगी x के अलावा। फिर पांचवा दिन खत्म हो गया तो वो x और y दे चुकी थी, एक y और देकर आएगी। फिर छठा दिन खत्म हो गया तो x y दे चुकी थी, फिर y देकर आएगी। फिर सेवंथ डे खत्म हो गया तो x और ट्रिपल y दे चुकी थी, फिर एक y देकर आएगी। तो इन टोटल के टोटल वो कितने रुपीस देकर आई है? 27 रुपीस। मतलब फिक्स चार्ज के अलावा जितने भी एडिशनल चार्ज ले रहा है वो, उस एडिशनल चार्ज में आप जितने एडिशनल नंबर ऑफ डेज हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, शुरू के 3 दिन का चार्ज उसने x रुपए दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का कितने एक्स्ट्रा दिन कितने एक्स्ट्रा दिन उसने अपने पास बुक को रखा? 4 दिन, 1 2 3 4, ये एक्स्ट्रा है ना, तभी तो उसने y रुपीस दिया। अगर वो तीसरे दिन ही बुक को वापस दे देती तो क्या वो y रुपीस देती? नहीं देती। तो 3 दिन का चार्ज उसने x रुपीस दे दिया, उसके अलावा उसने बुक को अपने पास कितने एक्स्ट्रा दिन रखा? 1 2 3 4। तो अगर 4 दिन उसने अपने पास बुक को रखा है तो वो y को 4 बार देगी, और y को 4 बार देने का मतलब 4y, और इज इक्वल टू टोटल कितने अमाउंट उसने पे किया है, कितने रुपीस? 27। तो 27, ये आपके पास यहां पर फर्स्ट कंडीशन आ गई। अच्छा सेकंड कंडीशन समझो, वहां पे आपको समझ आएगा और अच्छा। शशि पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। एक शशि नाम की लड़की है, उसने क्या करा, बुक को अपने पास 5 दिन के लिए रखा और 21 रुपीज 21 रुपए देकर आई है। तो सोचो शुरू के 3 दिन का चार्ज तो उसने भी x रुपए दिया होगा, उसमें तो कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगने वाला, लेकिन उस एडिशनल फिक्स दिन के अलावा उसने चौथे दिन भी बुक को अपने पास रखा, एक एक्स्ट्रा दिन उसके पास आ गया। तो एक्स्ट्रा दिन आने का मतलब उसने एक एक्स्ट्रा y दिया होगा। फिर आपके पास एक और एक्स्ट्रा दिन आ गया तो एक और एक्स्ट्रा दिन आने का मतलब उसने फिर y रुपए दिया होगा। तो x के अलावा वो कितने एक्स्ट्रा y देकर आ रही है? 2y। और टोटल कितना देकर आई? 21। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 2y, क्योंकि x और x के अलावा y कितनी बार है? 2 बार, तो 2y और इज इक्वल टू आपके पास 21। ये दो कंडीशन आ गई हैं, इन दोनों कंडीशन को बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अच्छा सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्रॉस चेक करते हैं कि x का कॉफिशिएंट या y का कॉफिशिएंट सेम है या फिर नहीं है। नहीं है तो बनाओ, जैसे क्रॉस चेक करो, y का कॉफिशिएंट सेम नहीं दिख रहा, लेकिन x का कॉफिशिएंट तो सेम दिख रहा है ना। यहां भी x के पास 1 है और यहां भी x के पास 1 है, तो आसानी से एलिमिनेट हो सकता है। तो जब ये एलिमिनेट होगा तो एक को उठा के दूसरे के नीचे रखो, किसी ना किसी एक इक्वेशन को। ये लिखा हुआ है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और ये लिखा हुआ है x प्लस 2y और इज इक्वल टू 21। अच्छा आप क्या करोगे, सबसे पहले ये क्रॉस चेक करोगे कि जिस चीज को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं वो सेम साइन का है या फिर अपोजिट साइन का है। जैसे यहां पर x के पास भी प्लस है और यहां पर x के पास भी प्लस है, दोनों के दोनों का साइन सेम है, तो आप क्या करोगे, इसका साइन चेंज करोगे नीचे वाली इक्वेशन का। यहां प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस। x से x कैंसिल हो गया, 4y में से 2y गया तो 2y बचा, क्योंकि हमें नीचे वाले साइन को देखना होता है। 27 में से 21 रुपए 21 गया तो 6 बचा, 6 बचा। 2 से 6 को उड़ाओ, 3 बचेगा, तो y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। इस y इज इक्वल टू 3 को उठाओ और कहीं भी पुट कर दो, x आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पुट करा तो x प्लस का 4 इंटू में y की जगह आ जाएगा 3 और इज इक्वल टू 27। अब ये 4 3 जा 12 होता है, तो x प्लस का 12 इज इक्वल टू 27, प्लस का 12 उधर जाके माइनस, तो 27 माइनस का 12, और 27 में से 12 गया तो x की वैल्यू 15 आ गई। इसका मतलब वो लाइब्रेरी वाले आपसे फिक्स चार्ज तो 15 रुपए लेते हैं
और जो हर दिन का एडिशनल चार्ज है वो यहाँ पर 3 रुपए का लगता है। तो शुरू के 3 दिन पे आपको फिक्स चार्ज देना पड़ता था, इसका मतलब शुरू के 3 दिन का चार्ज आप 15 रुपए दोगे, चाहे बुक कोई सी भी ले जाओ, चाहे कोई भी बुक ले जाए। उसके अलावा आप जितने लेट होते चले जाएंगे आपको उतने 3 रुपए देते यहाँ पर आप देते चले जाओगे। इसका मतलब फिक्स चार्ज 15 रुपए और एडिशनल चार्ज 3 रुपए। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसके 5 पार्ट खत्म होते हैं। क्या ये आपको समझ है?